नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है उत्तर वैदिक सभ्यता का पार्ट 1। पिछली वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता क्लियर कर ली थी दोस्तों। उससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता भी क्लियर कर ली थी दोस्तों। आप वहाँ पे हमारे चैनल पे जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक सभ्यता। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए दोस्तों, ये जो उत्तर वैदिक सभ्यता है, इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है दोस्तों 1000 BC से 600 BC के बीच में टाइम पीरियड माना जाता है। बात करें वैदिक सभ्यता की, जो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड था दोस्तों वो था 1500 से लेके 1000 BC। पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, आप उसको आई बटन दबा के चेकआउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो उत्तर वैदिक सभ्यता थी, उत्तर वैदिक सभ्यता की पहले तो आप ये समझिए भौगोलिक स्थिति कैसी थी। ये देखिए, सपोज करिए दोस्तों कि यहाँ पे ये भारत है। सपोज कर लीजिए दोस्तों, ये भारत का मैप हो गया। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे पंजाब वाले क्षेत्र में और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में सबसे पहले कौन आए थे? आर्य। अब इस क्षेत्र में आकर बसे थे वो, लेकिन अब वो लोग भारत के अंदर और प्रवेश करना चालू कर दिए। वो लोग अंदर आते गए और गंगा दोआब वाले क्षेत्र में आकर वो लोग बस गए। यानी लगभग इस क्षेत्र में जहाँ पे गंगा और यमुना नदी मिलती थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आने का इनका 2 वजह थी। इनके आने की 2 वजह थी। वो कैसे थी दोस्तों? कि पहली वजह तो उनकी ये थी कि वहाँ पे एक जो मिट्टी थी दोस्तों, जो मिट्टी थी वो बहुत ही उपजाऊ थी। मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ थी, पहला कारण ये था। और दूसरा कारण ये था दोस्तों कि वहाँ पे लोहे की अधिकता थी। लोहे की अधिकता। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो वैदिक सभ्यता है इसके अंदर लोहे की जानकारी मिली है। ये जो उत्तर वैदिक सभ्यता के लोग थे, वैदिक सभ्यता के लोग तो यहाँ पर बस गए थे पंजाब वाले और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, लेकिन जो ये अंदर आते गए धीरे धीरे अंदर आना चालू कर दिया। और ये लोग कबीले के रूप में आए थे और यहाँ पर आके धीरे धीरे बस गए और ये लोग उत्तर वैदिक सभ्यता के लोग कहे जाने लगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इनकी जो पहले तो इनको क्या वहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ उनको कि वहाँ पे मिट्टी उपजाऊ मिल गई उनको, ताकि कृषि करने लग गए वो लोग। उसके बाद उनको लोहे की अधिकता मिल गई, जिससे कि हथियार बनाने चालू कर दिए उन्होंने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति की। देखिए दोस्तों, जो पिछली बार हमने वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति पढ़ी थी उससे कुछ डिफरेंट है ये। कैसे कि ये समझिए, इस सभ्यता तक आते आते संपूर्ण समाज जन्ममूलक हो चुका था। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण समाज पितृ संतात्मक था। देखिए ये समझिए कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मातृ संतात्मक थी। किसकी थी वो? मातृ। बात करें वैदिक सभ्यता थी, वैदिक थी पितृ। बात करें उत्तर वैदिक, वो भी पितृ। ठीक है दोस्तों, आप कंपेयर करके पढ़िए ताकि आपको याद हो जाएगा अच्छे से। मातृ थी कौन सी? हड़प्पा सभ्यता, वैदिक हो गई पितृ, और उत्तर वैदिक भी कौन सी हो गई? पितृ संतात्मक। बात करें महिलाओं की स्थिति में पहली बार गिरावट देखी गई। देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता थी इसके अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत ठीक ठाक थी एक तरह से कहा जाए तो, लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता में भी महिला की स्थिति ठीक थी। लेकिन पहली बार महिलाओं की स्थिति किस में खराब देखी गई? उत्तर वैदिक सभ्यता में। किस में? उत्तर वैदिक सभ्यता में महिलाओं की स्थिति में पहली बार गिरावट देखी गई। देखिए दोस्तों, समझने वाली बात है ये। और एक ये समझिए, वर्ण व्यवस्था स्थायी हो गई है। ये मेन बात है। देखिए जो वर्ण व्यवस्था थी ना वो स्थायी हो गई। पहले क्या था कि जो सबसे पहले बनी थी वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था, वो अस्थायी थी, यानी कि वो जन्म मूलक ना होके कर्म मूलक थी। लेकिन यहाँ पे जो उत्तर वैदिक सभ्यता में जो ये स्थायी थी, ये जो व्यवस्था स्थायी हो गई है, ये जन्म मूलक हो गई है। मैंने आपको पहली लाइन में बताया दोस्तों, इस समाज तक आते आते संपूर्ण समाज कैसा हो चुका था? जन्म मूलक हो चुका था। यानी कि आप जन्म के आधार पर ही जात पात देखी जाती, लेकिन जात पात कुछ था नहीं दोस्तों। जो काम किए जाते थे, जैसे कि ब्राह्मण का काम अलग है, क्षत्रिय का काम अलग है, लेकिन लोगों ने क्या किया कि इन सबको जन्म मूलक कर दिया, ना कि कर्म मूलक। दोस्तों सामाजिक स्थिति में ये 4 वर्ण मिले हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों के क्या क्या काम थे, क्या क्या करते थे, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का काम था धार्मिक कार्यों को करना। धार्मिक कार्यों को करना ब्राह्मण का काम था, जैसे हवन कुंड करना और ज्ञान दीक्षा देना, ये सब ब्राह्मण का काम था। बात करें क्षत्रिय की, युद्ध में लड़ने वाला।
युद्ध में लड़ने वाला कौन होता है दोस्तों? क्षत्रिय, जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको? क्षत्रिय। बात करें वैश्य की, वैश्य व्यापार करने वाला होता है दोस्तों। किसी भी राज्य को चलाने के लिए आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसका आर्थिक का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान कौन रखता है दोस्तों? वैश्य, यानी कि व्यापार करने वाले लोग बहुत बड़ा योगदान रखते हैं किसी भी देश को आगे पहुंचाने में। बात करें शूद्र की, शूद्र के दोस्तों तीनों वर्णों की सेवा करना। देखिए ये जो तीनों वर्ण कार्य करेंगे उनकी ये कौन करेंगे? सेवा। शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। ये सब हमें वैदिक युग में बताया गया था दोस्तों, वैदिक सभ्यता में बताया गया था कि कैसे कैसे कार्य करना है। ये सब जन्म मूलक ना होके कर्म मूलक हुआ करता था, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। और लेकिन ये जो उत्तर वैदिक सभ्यता का आते आते दोस्तों ये जन्म मूलक ना होके कर्म मूलक ना होके जन्म मूलक हो चुका था। अब बात करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को, इन तीनों को क्या कहा जाता है दोस्तों? इन तीनों को द्विज कहा जाता था। इन तीनों को क्या कहा जाता है? द्विज। बात करें इनको वेद पढ़ने का भी अधिकार था। वेद पढ़ना केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का ही अधिकार था, शूद्र को नहीं पढ़ने दिया जाता था। और इन तीनों को ही जनेऊ धारण करने का अधिकार था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझते हैं आगे। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता की आर्थिक स्थिति की। देखिए दोस्तों, ये जो इस सभ्यता में आय का प्रमुख स्रोत, सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? कृषि। देखिए अब कंपेयर करते हैं किससे? हड़प्पा सभ्यता से कंपेयर करते हैं, वैदिक सभ्यता से कंपेयर करते हैं इन दोनों को। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख जो आय का प्रमुख स्रोत था वो क्या था दोस्तों? वो था व्यापार। बात करें वैदिक सभ्यता की, वैदिक सभ्यता में सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? वो था पशुपालन। और बात करें उत्तर वैदिक सभ्यता में आय का प्रमुख स्रोत कृषि है। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप कंपेयर करके पढ़िए, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि उसमें क्या था, इसमें क्या है और उसमें क्या है। ठीक है दोस्तों, ये बात करते हैं प्रमुख फसल गेहूं और चावल थी। कौन सी थी? एक तो गेहूं थी और एक चावल थी। बात करें हड़प्पा में क्या थी? कपास थी। मैंने आपको बता रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वीडियो पे जाके। बात करें वैदिक सभ्यता में कौन सी थी दोस्तों? वैदिक सभ्यता में सबसे प्रमुख थी गेहूँ और जौ। गेहूँ और जौ पिछली वीडियो में ही बताया था मैंने। देखिए दोस्तों, गेहूं और जौ वैदिक सभ्यता में थी, और ये जो उत्तर वैदिक सभ्यता में गेहूं और चावल। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं समाज का दूसरा बड़ा स्रोत। समाज का दूसरा बड़ा स्रोत क्या था? समाज लिख दिया इसमें। आय का दूसरा बड़ा स्रोत क्या था दोस्तों? पशुपालन। देखिए दोस्तों, आय का दूसरा स्रोत था पशुपालन, सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? कृषि। ठीक है दोस्तों, ये है आर्थिक स्थिति। दोस्तों बात करते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता की राजनीतिक स्थिति की। राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी वहाँ पे? देखिए दोस्तों, जिस तरीके से भौगोलिक विस्तार हुआ, ठीक उसी तरीके से राजाओं की शक्ति में भी क्या हो गया? विस्तार होता गया। देखिए दोस्तों, लोहे की खोज से अधिक मात्रा में हथियार बनना चालू हुए, जिससे राजाओं की शक्तियाँ प्राप्त हुई, जिससे राजा को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हुई। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि ये लोग पहले रहते थे पंजाब अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, धीरे धीरे भारत वाले क्षेत्र में आ गए। वहाँ पे इनको दो फायदा हुआ, दो चीज़ों का ज़्यादा फायदा हुआ। एक तो वहाँ पे लोहे की चीज़ अधिक मिली थी, लोहे की खोज हो गई थी वहाँ पे। दूसरा, वहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा भूमि मिल गई थी, इस पर वो लोग क्या करते थे? कृषि करते थे। इसलिए दो तरीके से उनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। देखिए, सबसे ज़्यादा हथियार बन गए तो अब क्या हुआ? राजा वहाँ से हटेगा नहीं। आप खुद ही सोचिए कि वहाँ पे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पास अभी तक शक्तियाँ नहीं थी, लेकिन अभी मेरे पास हथियार है, सब कुछ है, तो मैं वहाँ से क्यों हटूँगा? आप सपोज करके देखिए दोस्तों। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है? लोहे की खोज से अधिक मात्रा में हथियार बनना चालू हुए, जिससे राजा को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हुई। इस समय तक आते आते राजा का पद वंशानुगत हो गया। देखिए दोस्तों, ये लाइन आ गई जो मैंने अभी बताई थी। राजा का पद कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया। राजा को दिए जाने वाला टैक्स, राजा को टैक्स दिया जाता था जिसका नाम क्या था? बलि। वो पहले अनिवार्य नहीं था, वो था ऐच्छिक, यानी कि आपकी इच्छा है तो आप दो, नहीं है तो मत दो। देखिए, इसका अब अनिवार्य कर दिया गया, ये टैक्स था अब अनिवार्य कर दिया गया। देखिए दोस्तों, ये जो था इसको दोबारा समझते हैं। जिस तरीके से भौगोलिक विस्तार हुआ, ठीक उसी तरीके से राजाओं की शक्ति में भी विस्तार होता गया। लोहे की खोज से अधिक मात्रा में क्या बनने चालू हुए? हथियार बनने चालू हुए, जिससे राजाओं की शक्तियों में विस्तार होना चालू हुआ। इस समय तक आते आते राजा का पद वंशानुगत हो गया। राजा को दिए जाने वाला टैक्स यानी कि बलि अनिवार्य हो गया। अब समझते हैं दोस्तों, कुछ राजसूय यज्ञ कराए जाते थे, कुछ यज्ञ कराए जाते थे, हवन कराए जाते राजाओं द्वारा, उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण यज्ञ हैं ये जो कराए जाते थे। देखिए,
अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अग्निटोन यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, इनके बारे में समझते हैं। देखिए जो अश्वमेध यज्ञ है, इसमें भगवान श्री राम ने भी इसको कराया था। हमने रामलीला में देखा है सभी ने दोस्तों, जो रामलीला में दिखाया गया था कि राम जी जब एक घोड़े को छोड़ते हैं किसी भी जगह पे, वो घूमता है, उनको रोक लेते थे, उनके पुत्र रोक लेते हैं, इनका नाम था लव कुश, फिर उनको रोक लेते थे वही। लेकिन दोस्तों ये ऐसा ही यज्ञ है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें क्या होता था दोस्तों कि यहाँ पे एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था, वो जहाँ चाहे वहाँ जाता था, जहाँ तक जाता था। ये किसके लिए होता था दोस्तों? साम्राज्य के विस्तार के लिए ही होता था ये, यानी कि जहाँ घोड़ा जाएगा वहाँ तक इनका साम्राज्य होगा। देखिए दोस्तों ये जो राजसूय यज्ञ था, ये राजाओं के राज्याभिषेक के दौरान कराया जाता था। जब राजा को राज्याभिषेक होता था, जब वो राजकुमार से राजा बनने वाला था, तब ये कराया जाता था राजसूय यज्ञ। बात करें अग्निटोन यज्ञ की, देवी देवताओं को खुश करने के लिए क्या कराया जाता था? अग्निटोन यज्ञ। जो देवी देवताओं को खुश करते थे उनके लिए अग्निटोन यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ राजाओं की रथ दौड़ के दौरान। देखिए ये जो वाजपेयी यज्ञ है, जब राजा की कोई दौड़ होती थी दोस्तों, ये जो कोई गेम खेलते होंगे मान लीजिए आप, उस टाइम पे ये कराया जाता था वाजपेयी यज्ञ। दोस्तों बात कर लेते हैं वैदिक सभ्यता के धार्मिक स्थिति की। धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी वहाँ पे, देखिए समझते हैं। हम कंपेयर करके पढ़ेंगे दोस्तों, एक हड़प्पा सभ्यता को लेंगे और एक वैदिक सभ्यता को लेंगे। देखिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख देवी देवता जो देवता थे, देवता किसे माना जाता था? पशुपति। जो प्रमुख देवता कौन थे दोस्तों? पशुपति। बात करें वैदिक सभ्यता में प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। बात करते हैं धार्मिक स्थिति की, उत्तर वैदिक सभ्यता में कौन से प्रमुख देवता थे दोस्तों? प्रजापति। देखिए दोस्तों इस समय तक आते आते धार्मिक स्थिति में क्या हो गया? बदलाव हो गया, और प्रमुख देवता कौन बन गए दोस्तों? प्रजापति, यानी कि ब्रह्मा को बनाया गया प्रमुख देवता। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में पशुपति, वैदिक सभ्यता में इंद्र और उत्तर वैदिक में प्रजापति। बात करें शूद्रों ने अपना प्रमुख देवता पूषक को बना लिया। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों, ये जो पूषक हैं, पूषक किसी जाति में किसी समाज में पूजे जाएंगे, वो यही समाज था दोस्तों, शूद्रों में पूजे जाते थे। कौन? पूषक। बात करें इस समय तक आते आते कर्मकांड, बलि, हवन आदि प्रारंभ हो गए। ठीक है दोस्तों, उससे पहले कोई नहीं था कि कर्मकांड थे, बलि थे, कुछ नहीं था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बात करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर वैदिक सभ्यता और एक उत्तर वैदिक सभ्यता के अंदर कुछ डिफरेंसेस देखने की। देखिए दोस्तों अगर हम डिफरेंसेस देखेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि इसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे। देखिए उत्तर वैदिक सभ्यता का समय पीरियड 1500 से लेके 1000 BC तक, वैदिक सभ्यता का 1000 से 600 BC तक। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड बताइए कितने से कितने तक था। बात करें वैदिक सभ्यता में लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता में लोहे से क्या थे? परिचित थे। मैंने आपको बताया दोस्तों, ये लोग पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से होते हुए भारत वाले क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर गए और वहाँ पे उनको क्या मिल गया? लोहा। क्या मिल गया दोस्तों? लोहा। बात करें सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे कौन? वैदिक सभ्यता के लोग, और ये धीरे धीरे गंगा दोआब वाले क्षेत्रों में आने बस गए। राजा वंशानुगत नहीं था उस टाइम पे, राजा धीरे धीरे उत्तर वैदिक समाज में आते आते वंशानुगत हो गया। बात करें वैदिक सभ्यता में सभा थी, समिति थी और विद्वत, 3 समितियाँ थी। लेकिन बात करें विद्वत, धीरे धीरे उस समय तक पहुँचते पहुँचते विद्वत का समापन हो गया, विद्वत खत्म कर दी गई। दोस्तों वैदिक सभ्यता में समाज पितृसंतात्मक था तथा कर्ममूलक था। जो भी समाज थे, जो भी क्षेत्र बनाए गए थे, 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो चारों अलग अलग काम करते थे। वो कौन से थे? कर्ममूलक थे। लेकिन उत्तर वैदिक समाज तक आते आते वो पितृसंतात्मक तो था समाज, लेकिन जन्ममूलक हो गया। क्या कार्य उनके जो थे, वो वर्ण थे उनके क्या हो गए? जन्ममूलक हो गए। बात करें वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता भी ग्रामीण ही थी। देखिए लेकिन बात करें ये जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, यानी हड़प्पा सभ्यता थी, वो कैसी थी? वो थी एक शहरी सभ्यता, नगरी सभ्यता। दोस्तों वो क्या थी? वो शहरी या नगरी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, वैदिक सभ्यता में इतना ही था। ये जो पूरा हो गया आपका वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक क्लियर हो गया, वैदिक हो गया, हड़प्पा सभ्यता पूरा हो गया। अब चलेंगे दोस्तों हम जैन और बौद्ध धर्म की ओर। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके दोस्तों को मिल सके। जय हिंद, जय भारत।